Good evening, students. Let's start a chapter of history that is making of a global world. So, in the pre-modern world, it is saying कि 50 years back ग्लोबलाइजेशन हमें लगता है कि अभी स्टार्ट हुई है 50 years बैक, पर अगर हम इस चैप्टर के थ्रू देखें तो तब हमें पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है. दैट इज़ इन एशियन इंडिया, एशियन टाइम्स ऑल्सो देयर वॉज ग्लोबल वर्ल्ड. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्लोबल का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स, ओके, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ people. So in this chapter again we'll read about these three flows that is in global world but in ancient times. Okay, so कहते हैं एशियन टाइम में ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे नॉलेज लेने के लिए, या जब भी उनको मौका मिलता स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, रिलीजियस प्लेसेस के लिए, और कभी प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, कभी पनिशमेंट से बचने के लिए. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जो गुड्स का मामला था, दैट इज मनी, स्किल्स एक्सेट्रा, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेज दैट आल्सो केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये बात करें 3000 BCE, जबकि कोस्टल ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने पहले सुनी हुई है, जो कि प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से कनेक्ट करता था फॉर मोर देन मिलेनियम के पहले, मतलब 1000 साल पहले. इवन कौड़ी दैट इज द यूनिट ऑफ करेंसी इन इंडिया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट. तो कौड़ी, तो उसके हिंदी में जो कि कौटी लिखा हुआ है, सीशेल थी, तो एज अ करेंसी फॉर्म थी. तो ये मालदीव्स के थ्रू चाइना में, ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करती थी, और लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड करके काफ़ी जर्म्स दैट कीप ऑन मूविंग इन द 7th century ऑल्सो. तो ये काफ़ी सारा आपका लिंक था 13th century एक्सेट्रा, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ एन इमेज ऑफ शिप मेमोरियल स्टोन में उन्होंने बनाया गोवा म्यूजियम में, जो कि 10th century के अराउंड CE, कॉमन इरा, उस टाइम की ये बनी हुई है, जिसमें कि शिप के थ्रू ग्लोबल पीरियड चल रहा है. Okay, now how the global world link with Asian and European country, that is through the Silk Route. Silk Route आपने बहुत बार सुन लिया है. That is from there the Chinese goods and other accessories were moving from China by passing through the Silk Route to the European countries. तो यही उसमें बात बता रहा है कि सिल्क रूट दैट इज एग्जाम्पल है कि प्री मॉडर्न टाइम में जो ट्रेड होता था और कल्चर लिंक होता था काफ़ी दूर दूर प्लेसेस में वर्ल्ड में, दैट इज हैपन टू बी बाय द सिल्क रूट, जिसके कारण जो चाइनीज सिल्क कार्गोज थे वेस्ट कंट्रीज के थ्रू कनेक्ट करते थे. तो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि काफ़ी सिल्क रूट उस टाइम कवर करते थे बाय द लैंड, बाय द सी, और वास्ट रीजन ऑफ एशिया, जो कि लिंक करता था एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका. दिस इज थ्रू द सिल्क रूट. तो इसमें हमें पता है कि दिस इज़ नोन टू हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम क्रिश्चियन एरा से पहले की बात है, और टिल 15th century तक ये सारा फिनोमेना चलता रहा. और उसी चाइनीज़ रूट जो कि आपका सिल्क रूट था, उसमें चाइनीज़ पॉटरी और चाइनीज़ जो आपका टेक्सटाइल थी वो भी जाती थी, और इंडिया की टेक्सटाइल और स्पाइसेस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से ट्रैवल करती थी सेम फ्रॉम द सिल्क रूट. तो उसी इन रिटर्न क्या होता था, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया आते थे फ्रॉम द सेम सिल्क रूट. तो उस टाइम का सिल्क रूट बहुत फेमस था. इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया, दैट इज़ नॉट एज मच क्लियर. द ग्रीन वाटर दे हैव शोन कि सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड चाइनीज केव पेंटिंग 8th century में. एज यू हैव टू गो थ्रू द पिक्चर्स ऑल्सो दैट कैन बी आस्क्ड. तो एक तरह से ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज हो रहा था विद द सिल्क रूट. तो अर्ली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करने के लिए आ रहे थे, इसी रूट से एशिया में आए, और इसी रूट से मुस्लिम प्रीचर्स आए, और बुद्धिस्ट, जो कि दैट इज एवरीबडी नोज कि बुद्धिज्म रिलीजन दैट वाज एमर्ज फ्रॉम इंडियन टेरिटरी. सो बुद्धिज्म जो कि ईस्टर्न इंडिया से ट्रैवल होके बाकी सिल्क रूट के थ्रू बाकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे डेवलप हुआ. तो नाउ लेट्स गो विद द फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटोज. So how the food travels from one part to another, that is also one part of globalization. तो ये कैसे डिस्टेंस कवर हुआ.
तो उन्होंने बोला कि फूड वॉज द एग्जाम्पल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल हेरिटेज का पार्ट था। जैसे बताया आपको, कल्चर का मतलब होता है वट एवर यू ईट, वियर, सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग दैट इज़ अ कल्चर। जो आपका खाना पीना, रहना, बैठना, उठना है, वो का कल्चर होता है। तो कल्चर में आपका फूड भी आता है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारी न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की। जहाँ जहाँ वो जाते थे वहीं से उन्होंने वो उसका चीज़ का फिनोमेना लिया, फूड्स का एंड क्रॉप्स का, और उनको अपनी कंट्री में लेके आए। तो जैसे रेडी फूड स्टफ था, डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड माइट में, दैट हैज़ अ कॉमन ओरिजिन। क्योंकि पुराने टाइम में हमें पता भी नहीं था कि कैसे ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए और फूड को वो अपने साथ लेके जाते थे वेन एवर दे आर गेटिंग सम न्यू थिंग्स ओवर देयर। तो ऐसे ही आपको स्पैगेटी और नूडल्स की एग्जाम्पल लेनी है। तो ये माना जाता है कि नूडल्स जो थे वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से होके वो वेस्ट की तरफ गए। मतलब चाइना में नूडल्स थे, जब वो वेस्ट में गए उनका नाम पड़ गया स्पैगेटी। मतलब एक्चुअली ओरिजिन जो इसकी चाइना ही है। तो स्पैगेटी इज ऑल्सो हैविंग ओरिजिन फ्रॉम चाइना एज वेल एज नूडल्स। और ऐसे उन्होंने बताया कि जो मे बी अरब ट्रेडर्स थे, उन्होंने पास्ता लेके गए सिसली, सिसली दैट इज़ अ इटली का वो आइलैंड है, उस टाइम वहाँ पे लेके गए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इन फूड्स की ओरिजिन दैट इज़ मे बी द कॉमन वन। लेकिन हमें अब पता चलता है कि कहाँ कहाँ वो घूम के ट्रैवल करके दूसरे पार्ट में फेमस हो गई। ऐसे काफ़ी सारे फूड जो इंडिया में थे दैट ट्रैवल टू चाइना, और इनकी ओरिजिन के बारे में हमें एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं चला। हम सिर्फ गेस वर्क लगा सकते हैं क्योंकि दैट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स। तो काफ़ी सारे हमें हमारे जो कॉमन फूड्स है जैसे पोटैटोज, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज एक्सेट्रा, तो ये भी हमें इनका पूरा रीजन पता नहीं। तो 5 सेंचुरीज अगो तब तक हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये अब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कि एक्चुअली दीज ऑल वर द क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि एवरीबडी नोज कि जिसने कि अमेरिका को ढूंढा था। वो अमेरिका लिखने ढूंढा था कोलंबस एक्चुअली इंडिया को, लेकिन बाय मिस्टेक ही फाउंड अमेरिका। तो काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें हमारे को जो नोन में आई हुई हैं, ये दैट वाज ओरिजिन ऑफ द अमेरिकन। तो यहाँ पे अगेन पिक्चर इज देयर, मर्चेंट फ्रॉम वेनिस एंड ओरिएंट एक्सचेंज इज गुड्स हो रही है फ्रॉम मार्को पोलो। यू ऑलरेडी रेड इन द प्रिंट कल्चर में मार्को पोलो सुना। तो दैट वाज एक्सप्लोरर इन चाइना, he went टू इटली। तो कैसे उनका ये एक तरह बाटर सिस्टम के थ्रू लेन देन हो रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ करेंसी। तो जैसे उन्होंने बोला कि अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा, तो अमेरिका में यहाँ के मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, ये सारा मिलके आपका अमेरिका बनता है। ओके, तो हमारे काफ़ी सारे जो कॉमन फूड्स है दैट केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स अमेरिकन इंडियंस। तो काफ़ी हमारे फूड जो अमेरिका के इंडियंस के थ्रू, अमेरिकन इंडियंस के थ्रू हमारे पास पॉपुलर हुए हैं। तो कई बार तो न्यू क्रॉप्स का एक नया डिफरेंस हमें देखने मिलता है, दैट इज़ इन द लाइफ एंड डेथ। की कुछ लोग इतने डिपेंडेंट होते हैं क्रॉप के लिए कि दे आर गोइंग टू डाई इवन दे आर नॉट गेटिंग द सेम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दी है आयरलैंड के जो पोरेस्ट ऑफ पीजेंट्स से, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन द पोटैटोज कि एक बार यहाँ पे जब पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई डिजीज के कारण 1840s में, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टार्वेशन, कि उन्होंने कुछ नहीं खाना, दे यूज टू ईट पोटैटोज ओनली एंड इफ दे डिडंट गेट एंड दे डाइड। तो ये एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे फूड भी आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। नाउ कम टू द कंकेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, दैट इज ऑल वी आर यूजिंग कि कैसे आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स मे बी पीपल दैट इज गोइंग टू हैपन। तो कहते प्री मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी श्रैंक हो चुका था 16th सेंचुरी में, क्योंकि यूरोपियन सेलर्स ने काफ़ी सी रूट निकाले थे एशिया और अमेरिका को ढूंढने। मतलब अब आप कह सकते हैं कि आपका जो वर्ल्ड था काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे क्लोज आ चुका था, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी पॉसिबल हो चुकी थी। दैट इज़ विद द 16th सेंचुरी। ये इस सेंचुरी थोड़ा आप याद रखना है। ओके, तो काफ़ी सेंचुरी बिफोर देन इंडियन ओशन जो कि था, इंडियन ओशन जो इंडिया के साउथ में है, काफ़ी ज़्यादा ये बिजी था विद द ट्रेड, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम के थ्रू और काफ़ी सारे वाटर्स के थ्रू। मतलब इंडियन ट्रेड का बहुत ज़्यादा बोलबाला था सारे वर्ल्ड राउंड में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वाज द सेंटर टू ऑल दीज फ्लोज, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया को उस टाइम भी इंडियन अभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुलाते हैं। तो इसका काफ़ी सारा जो ट्रेड चल रहा था दैट वाज हैपनिंग थ्रू द इंडियन ओशियन। तो जो एंट्री यूरोपियन
help expand or redirect some of these flows towards Europe. तो धीरे धीरे इनका फ्लो यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू हो गया. तो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद पहले तो जो अमेरिका था सारे ही वर्ल्ड से काफ़ी हद तक टूटा हुआ था, बिल्कुल अलग था, और वर्ल्ड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये अलग ही रहा. ओके, सो अमेरिका जो था, और फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड जो इसकी काफ़ी वास्ट लैंड थी, क्रॉप्स थी, मिनरल थे, तो उनकी लाइफ और ट्रेड को एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया और यूरोप ने उसको ढूंढ निकाला और उसके रिसोर्सेज और उसकी रिच मिनरल्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया आफ्टर द 16th सेंचुरी. तो काफ़ी सारी प्रेशियस मेटल्स, सिल्वर इन माइन से प्रेजेंट डे पेरू, पता है आपको, मैक्सिको, दैट इज़ इन साउथ अमेरिका में है. इन्होंने यूरोप की वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया. तो काफ़ी लेजेंड्स फैले हुए हैं 17th सेंचुरी में यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका की फेबल्ड वेल्थ के रिगार्डिंग. मतलब यूरोप ने काफ़ी सारी अमेरिका की इन रिच वेल्थ को ढूंढ निकाला और अपने आप को प्रॉस्परस किया. तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन में, व्हाट इज एल डोराडो. तो यू शुड नो दैट कि इट्स अ फेबल सिटी ऑफ गोल्ड इन अमेरिका, जिसको कि यूरोप ने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया. नाउ पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंकेस्ट के कॉलोनीज बताती हैं कि अमेरिका को उन्होंने कैसे जीता. पोर्तुगीज जो स्पेनिश है दैट इज़ इन द अमेरिका यूरोप में स्टार्ट होती. सबसे पहले आपका पोर्चुगल आता है, देन दैट कम स्पेनिश, देन फ्रांस एंड जर्मनी. तो पहले पोर्तुगीज और स्पेनिश ने अमेरिका को कैसे जीता. तो ये चीज़ बता रहे हैं कि पहले उन्होंने कोई वेपन के कारण नहीं जीता उसको, अमेरिका को. इसने जीता बाय द बायोलॉजिकल वॉरफेयर. तो व्हाट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर? दैट इज विद द यूज ऑफ सम डिजीज और समथिंग जर्म्स दैट कैन बी द अदर पीपल कैन बी डिफीटेड, अदर कंट्री कैन बी डिफीटेड. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्योंकि अमेरिका काफ़ी हद तक आइसोलेशन में रह रहा था, उसके इनहेबिटेंट्स के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म थी. आपको पता है इम्यूनिटी आपकी तभी इंक्रीज होती है व्हेन यू आर इन द टच ऑफ अदर पीपल, एक दूसरे एक्सचेंज करते हो. क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म थी कोई भी डिजीज़ के कारण, और जब यूरोप से स्मॉल पॉक्स आई तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा डेडली किलर बन गई. और ये पोर्तुगीज स्पेनिश इसी स्मॉल पॉक्स को अमेरिका में इन्होंने इंजेक्ट किया, जिसके कारण बिना किसी हथियार और बिना किसी बॉम्बबारी के वो पावर जीत गई. और इसके कारण अमेरिका काफ़ी लोग मारे गए, और कम्युनिटीज़ के कारण, मारने के कारण ही दिस पोर्तुगीज एंड स्पेनिश विनर रहे बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल वॉरफेयर. तो उन्होंने बिल्कुल गन्स की यूटिलाइज नहीं करी, और इन डिसीज़ ने नेचुरली पोर्तुगीज़ और स्पेनिश का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि दे वर हैविंग इम्यूनिटी रिगार्डिंग दिस स्मॉल पॉक्स. लेकिन अमेरिकन क्योंकि अलग रह रहे थे, उनमें ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही थी. तो 19th सेंचुरी तक काफ़ी पॉवर्टी, हंगर काफ़ी कॉमन थे. सिटीज़ भरी हुई थी डेडली डिजीज़ के कारण, और रिलीजियस क्लिफ आम चलते रहते थे. रिलीजियस डिसेंटर्स मतलब जो कि रिलीजन की बनाई हुई नॉर्म्स को नहीं मानते थे, दे आर द डिसेंटर्स. उनको काफ़ी हद तक पनिश कर दिया जाता था. काफ़ी सारे थाउजेंड्स यूरोप से अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अब अमेरिका आपका नोन थ्रू हो गया था टू यूरोप, तो काफ़ी लोग अमेरिका में भाग गए. और 18th सेंचुरी में प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स थी कैप्चर इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स. तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा है ट्राइंगुलर ट्रेड था, जैसे कि यूरोपियन जो स्लेव्स थे, जी आपके अफ्रीकन स्लेव्स थे, वो यूरोपियंस के लिए काम करते थे फॉर द प्लांटेशन कॉटन शुगर के लिए. तो इनटू 18th सेंचुरी में चाइना, इंडिया सबसे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज मानी जाती थी. ओके, एंड दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशिया. एशिया में काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर थी इसी कारण. तो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड चाइना ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इन आइसोलेशन. एक दूसरे मतलब वर्ल्ड के साथ उसने बिल्कुल अपना कांटेक्ट बनाना बंद कर दिया. काफ़ी हद तक उसका रोल जो था ख़त्म हो गया, और अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई. सो यूरोप भी काफ़ी हद तक सेंटर बन चुका था. मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि 18th सेंचुरी में अमेरिका और यूरोप की काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी. तो यू कैन सी कि इन दिस पिक्चर स्लेव्स आर हेयर. तो यहाँ पे बोली लगाई जाती थी स्लेव के लिए. उनको काफ़ी बुटिल शुटिल में रहना पड़ता था कि जितना अच्छा आप दिखोगे उतना अच्छा आपके लिए बोली लगाई जाएगी टू परचेज यू. ऑक्शन लगती थी इन सारे स्लेव्स की.
देन सेकेंड टॉपिक आपका आ गया 19th सेंचुरी 1815 टू 1914. यू हैव टू रिमेंबर 1850 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय द यूरोपियंस, और 1914 में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई. दैट इज वाई दीज 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विच इंसिडेंट्स हैपेंड इन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. तो कहता है वर्ल्ड जो काफ़ी हद तक 19th सेंचुरी में चेंज होना शुरू हो गया. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी फैक्टर काफ़ी हद तक इंट्रैक्शन उनमें शुरू हो गई, और हमारी सोसाइटी की और एक्सटर्नल रिलेशन की काफ़ी कम्प्लेक्स बनती चली गई. तो इकोनॉमिकली आपने 3 फ्लोज को, जैसे मैंने शुरू में आपको चैप्टर में बताए थे, देयर वर 3 फ्लोज थे आपके जो इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. सबसे पहला आपका फ्लो था ट्रेड, दैट इज गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स. ओके, दैट इज उसमें आपके क्लॉथ और वीट काफ़ी फेमस थे. सेकेंड आपका फ्लो था लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड थर्ड मूवमेंट आपकी थी कैपिटल. तो दैट इज फॉर ए शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग डिस्टेंस में. तो ये तो आप तरह से 3 फ्लो कह सकते थे. तो हमने इस चैप्टर में इन तीनों फ्लोज को इकट्ठे इंटरकनेक्टेड वे में समझना है, क्योंकि दीज ऑल आर कनेक्टेड वन, और इनकी इंटरकनेक्शन काफ़ी हद तक थी. जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो कि लेबर माइग्रेशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन आपकी कैपिटल का फ्लो और आपका गुड्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था इन दैट टाइम ऑफ पीरियड. तो हमने अब तीनों फ्लोज को इकट्ठे देखना है. कैसे? अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप. तो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप ली? तो आपका चेंजिंग पैटर्न फूड प्रोडक्शन का, कंजप्शन का इंडस्ट्रियल यूरोप में शुरू हो गया. तो कंट्रीज़ को ये था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, कि जो कुछ भी हमारा फूड के लिए हमें किसी से मंगवाना ना पड़े, तो वी शुड ग्रो आवर सेल्फ. तो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट बना, जिसका मतलब था कि लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट. इसका मतलब क्या है, हमने ये क्वेश्चन इस अगले पैराग्राफ में समझना है कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था सेल्फ सफिशिएंट फूड में बना, लेकिन जिसके कारण उसका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी कम हो गया और काफ़ी सारे सोशल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए. व्हाट वाज द रीज़न? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की लेट 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई. या दैट कैन बी, यू कैन जस्ट गो थ्रू द रीज़न वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसे आपको पता है 1730s में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड. तो ऐसे ही 18th सेंचुरी में आप कह सकते हो कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण उनको काफ़ी फूड ग्रेन्स की डिमांड शुरू हो गई, और अर्बन में काफ़ी इंडस्ट्रीज ओपन शुरू हो गई, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया. ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि शॉर्टेज थी फूड ग्रेन्स की. बट ऑब्वियस है आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो लैंडेड ग्रुप के अंडर, अरिस्टोक्रेट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न को डिक्रीज कर दिया. मतलब उन्होंने कॉर्न्स, दैट इज़ द फूड स्टफ ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने कॉर्न को मंगवाना काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि जो लैंडेड ग्रुप था, जो कि ज़मींदार वगैरह कह सकते हो आप, एग्रीकल्चर ग्रुप थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि बाहर से कोई भी फूड स्टफ ना मंगाया जाए. तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया. तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉर्न लॉज बना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉर्न लॉज? कॉर्न लॉज का मतलब है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाहर से कॉर्न्स को मंगवाने पे रोक लगा दी, क्योंकि उन पे प्रेशर था लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का. तो इसके कारण फूड प्राइसेस के रेट काफ़ी बढ़ गए, और इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन लोगों ने काफ़ी फोर्स किया गवर्नमेंट को कि ये लॉज को रिमूव किया जाए. तो अंडर द प्रेशर ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल, कॉर्न लॉज को रिमूव कर दिया, स्क्रैप में रिमूव कर दिया गया. तो इसके कारण जो फूड स्टफ था ब्रिटेन में बहुत चीपली आना शुरू हो गया. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ सो मैनी गुड्स इन ब्रिटेन, द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज. मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस कम हो गए, और ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनएबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स. मतलब जो ब्रिटिश में एग्रीकल्चर है उसके प्राइसेस ज़्यादा थे, और जो बाहर से फूड स्टफ आ रहा था उनके प्राइसेस बहुत कम थे. इसके कारण काफ़ी सारे इंग्लैंड में एरियाज कल्टीवेशन उन्होंने करनी बंद कर दी, और काफ़ी मैन एंड वीमेन अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उनका फूड स्टफ लेने से सबने मना कर दिया, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा था दैट वाज क्वाइट चीपर. इस तरह दे फ्लोक टू सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे वर्कर्स इन द रूरल एरिया. तो दैट इज़ वाई दे वेंट टू द सिटीज़ एंड टाउन्स. तो अब जैसे फूड प्राइसेस कम हो गए, ब्रिटेन में कंजप्शन और बढ़ गई, जो जिस तरह चीज़ सस्ती होगी आप उतना ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा करोगे.
और मिड 19th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन में बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण इनकम बहुत अच्छी हो रही है और फूड और ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अराउंड द वर्ल्ड ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब ही इंग्लैंड को फूड एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंग्लैंड में फूड की बहुत डिमांड बढ़ती चली जा रही। इसीलिए इन कंट्रीज़ ने क्या किया, काफ़ी सारा फूड ग्रो करना शुरू किया टू एक्सपोर्ट इनटू द ब्रिटिश, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो सिर्फ इन कंट्रीज ने सिर्फ अपनी लैंड ही क्लियर नहीं की एग्रीकल्चर की फूड स्टफ को एक्सपोर्ट करने के लिए, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे पोर्ट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। न्यू हार्बर्स बन गए, बंदरगाहें नई बन गई और पुराने शिप को, कार्गोज को उनको डेवलप किया गया। वाई? बिकॉज कल्टीवेशन से लेके पोर्ट्स तक तो ये लिंक बना दिया गया कि हाउ टू एक्सपोर्ट द फूड स्टफ टू इंग्लैंड। तो और एरियाज भी इन कंट्रीज में काफ़ी डेवलप हो गए अलॉन्ग विद द शिप, कार्गोज एंड द पोर्ट्स इटसेल्फ। इसका मतलब है नई नई बिल्डिंग्स, होम्स, सेटलमेंट बननी शुरू हो गई। और इस सारी कैपिटल सी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत थी कैपिटल की और लेबर की। ये अब बात चल रही है कि अब आपका गुड्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम अमेरिका, रशिया एटसेट्रा कंट्री से इंग्लैंड की। मतलब हम 3 फ्लो की बात कर रहे थे। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब है यहाँ पे, गुड्स का मतलब यहाँ पे है फूड स्टफ। तो फूड स्टफ आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है टू इंग्लैंड। और इन सब चीज़ों को, जैसे उन्होंने बोला है कि आपको शिप, पोर्ट्स वगैरह डेवलप करने थे, उसके लिए चाहिए आपको पैसा। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड से पैसा आ रहा है, दैट इज कैपिटल, जिसको आप मनी कहते हो। कैपिटल आपका जा रहा था अमेरिका में, फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रॉम दिस इंग्लैंड टू अमेरिका, अदर सेट्रा दीज कंट्रीज। और कैपिटल फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंडन, ठीक है, कैपिटल जा रही है। तो अब आपकी डिमांड है लेबरर्स की। तो दैट वाज अ शॉर्ट लेबर थी एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लेड टू मोर माइग्रेशन, क्योंकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और लेबरर्स चाहिए थे, इसलिए बाकी सारे यूरोप से आपका जो था लेबर वो अमेरिका वगैरह को जाना शुरू हो गया टू डू दीज ऑल वर्क्स। इन सारे वर्क्स को करने के लिए आपका फ्लो ऑफ लेबर यहाँ पे जाना शुरू। आप देखो कैसे तीनों आपके फ्लो इंटरकनेक्टेड थे विद दीज वन। तो नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो ये फ्लो ऑफ लेबर देख रहे हो आप, इतने ज़्यादा लोग आपके अमेरिका में गए और ऑस्ट्रेलिया में गए 19th सेंचुरी में टू गेट द वर्क ओवर देयर। ये सारे जो काम करने के लिए, शिप रिगार्डिंग, पोर्ट्स रिगार्डिंग, हार्बर्स रिगार्डिंग, कार्गो रिगार्डिंग, तो जो कि अमेरिका उनको, यूरोप को, जैसे ये इंग्लैंड को सारा प्रोवाइड कर रहा था फूड स्टफ। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 मिलियन आर एस्पेक्टेड टू हैव लेफ्ट देयर होम, क्रॉस्ड ओशियन, वास्ट डिस्टेंस टू सर्च फॉर अ बेटर फ्यूचर। काफ़ी ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ के, जैसे आप देख रहे हो इसमें कि सो मेनी पीपल दे आर एमिग्रेंट शिप लीविंग फ्रॉम फॉर द यूएस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको जॉब मिलती गई, तो दे केप्ट ऑन मूविंग। ये आयरिश एमिग्रेंट्स हैं जो कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू अमेरिका। तो ऐसे आपका 1890s तक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो शेप ले रही थी। कैसे? दैट इज़ अ कम्प्लेक्स चेंज ऑफ लेबर के कारण, इसमें कि लेबरल मूवमेंट हो रही है, कैपिटल फ्लो हो रहा है और टेक्नोलॉजी दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। अब यहाँ पे फूड जो स्टफ आपका है वो इंग्लैंड में कोई नियर बाई विलेज से नहीं आ रहा था, बल्कि 1000 ऑफ माइल्स अवे, दैट इज़ फ्रॉम अमेरिका। इतनी अमेरिका से दूर, इतने हज़ारों मीलों से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जो आपका फूड है वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ओके, तो इसको ये पीजेंट नहीं बना रहे थे, बल्कि एग्रीकल्चर वर्कर इस फूड को प्रिपेयर कर रहे थे, जो कि अभी अभी अपने, जैसे मैंने बोला एमिग्रेंट्स थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, वो उनको प्रोड्यूस कर रहे थे और दैट वाज कमिंग टू इंग्लैंड। ओके, so it was transported by railway और by ships, and that is technology आपकी बढ़ती चली जा रही है, and that is manned these decades by low paid workers जो उसके लिए काम कर रहे थे from South Europe, Asia, Africa and Caribbean। तो ऐसे आपने देखा कैसे आपका flow of capital, goods and labor that was going in the
एशियन टाइम, दैट इज़ द मॉडर्न टाइम आपका शुरू हो चुका है 18th सेंचुरी में. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो द ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है. तो काफ़ी ड्रामेटिक चेंज और हुई स्मॉलर स्केल में, दैट इज़ इन द वेस्ट पंजाब में. यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क इरिगेशन कैनाल्स बनाया कि जो सेमी डेजर्ट एरिया थे जो कि वेस्ट पंजाब में थे, उनको प्रॉपरली फर्टाइल बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे कैनाल्स खुदवा दी. ओके, क्योंकि उनकी जो ग्रो ऑफ कॉटन बढ़ सके, तो इसको बोला गया कैनाल कॉलोनीज, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो इरीगेट होते थे दैट वाज थ्रू द कैनाल्स. तो दैट वाज सेटल्ड बाय पीजेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब. तो काफ़ी अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब में काफ़ी माइग्रेंट्स आके यहाँ रहने शुरू हो गए, क्योंकि उनको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया था. दैट इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो फूड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ रिगार्डिंग द गुड्स. तो एक और स्टोरी आपको कॉटन की मिलेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को कर रहा था. जैसे आपको पता ही है, इंडियन कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स टू फीड दैट इंडस्ट्रीज. तो अब रबड़ और वो भी एग्जाम्पल है. तो रीजनल स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्शन और कमोडिटीज डेवलप फ्रॉम 1820 टू 1914 तक. ये सारी कमोडिटीज़ बढ़ती चली गई, जो कि मल्टीप्लाई होते 24 टू 40 टाइम्स होगी. मतलब कि इतनी ज़्यादा कॉटन एटसेट्रा रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जा रहे हैं. दैट इज़ गुड. एंड नियरली 60% जो ट्रेड था उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे. प्राइमरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल जिसमें वीट और कॉटन आता है, एंड मिनरल सच एज कोल. तो ये मिनरल प्राइमरी प्रोडक्ट्स आप इनको कहोगे, वीट, कॉटन एंड मिनरल्स में आपका कोल एटसेट्रा आ गया, जो कि नियरली 60% एटसेट्रा है प्राइमरी गुड्स, जो कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए जा रहा है. अब इसमें सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, दैट इज यू नो वेरी वेल कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल. टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आ जाती है. अब अगर नए दौर में बात करोगे टेक्नोलॉजी की, ग्लोबलाइजेशन अगर करोगे, उसमें आपका नेट, ऑनलाइन, आपकी सैटेलाइट एक्सेट्रा है, लेकिन इस टाइम ये चीज़ें नहीं थी. अब इसमें टेक्नोलॉजी में किस चीज़ का रोल था? रेलवेज, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ. जैसे मैंने आपको कहा है, उस टाइम आपकी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के कारण ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक इम्प्रूव होके डेवलप हो गई. जैसे ने एग्जांपल दी है कि काफ़ी सारी इन्वेंशंस होनी शुरू हो गई 19th सेंचुरी में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस शुरू हो गई, और आपके रिजल्ट था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे. जैसे कि कॉलोनलाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई, इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स आनी शुरू हो गई, लार्जर शिप बनने शुरू हो गए. मतलब ये सारा आपका टेक्नोलॉजी में आपका आ गया. हाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज, एंड दैट इज हाउ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकर्ड. क्लियर? इसमें सब में आपने डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बतानी है टेक्नोलॉजी में, याद रखनी है चीज़ें. इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे स्मिथफील्ड क्लब है, कैटल शो चल रहा है, जिसमें कि कैटल को ट्रेड किया जाता है. जैसे पशु के लिए मेले लगते हैं, दैट इज़ हाउ यहाँ पे कैटल शो लगता था. फार्मर्स और सेल के लिए अपने लेके आते थे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ स्टॉक मार्केट से लंदन वॉज स्मिथफील्ड. याद रखने आपने, दैट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क ऑल्सो, कि सबसे पुराना जो लाइफ स्टॉक मतलब पशुओं को खरीदने बेचने का मार्केट थी लंदन में, स्मिथफील्ड है. और काफ़ी हद तक पोल्ट्री, मीट, दैट वाज स्टैब्लिश्ड नियर बाय रेलवे लाइन कनेक्टेड. तो स्मिथफील्ड से लेके काफ़ी रेलवे को कनेक्शन करने के लिए बनाया गया कि दैट इज़ हाउ द एटल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड. तो ट्रेड में एक गुड एग्जांपल ये है कि 1870 तक एनिमल को शिप के थ्रू अमेरिका टू यूरोप भेजा जाता था. उसके बाद उनको स्लॉटर काटा जाता था व्हेन दे राइव्ड. तो दिस एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि एनिमल्स, दैट इज़, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न लोगों का बेसिक जो फूड है दैट इज़ अ मीट. मीट कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी एनिमल का. तभी उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो हैं अमेरिका से यूरोप भेजे जाते थे, और वहाँ पे जब यूरोप आते थे तब उनको काट के उनको काटा जाता, स्लॉटर किया जाता था. और काफ़ी, अब जब ये यहाँ से अमेरिका से आते थे तो ये एनिमल काफ़ी जगह घेर लेते थे, शिप स्पेस में आते थे. और काफ़ी तो उस वॉयज होता है आपकी समुद्री यात्रा को वॉयज कहते हो, काफ़ी तो उस समुद्री यात्रा में मर जाते थे, काफ़ी का बीमार पड़ते थे, वेट लूज़ हो जाता था, और काफ़ी कुछ अनफिट हो जाते थे खाने के लिए. मतलब उस टाइम जब तक आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम जो एनिमल्स आ रहे थे अमेरिका से यूरोप में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. इसलिए आपका मीट काफ़ी एक्सपेंसिव था बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजन्स. गॉट इट? तो आपका जो एक्सपेंसिव था और जो कॉमन मैन था उसकी रीच से ये
यूरोपियन पुअर की रीच में से नहीं था, काफ़ी प्राइसेस हाई रहे थे। और जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड शिप, कि आपका शिप ही पूरा रेफ्रिजरेटेड था, जिसमें कि आप स्टोर कर सकते थे इन कैटल्स को, इन एनिमल्स को। और फिर ट्रांसपोर्ट ए पेरिशेबल फूड, पेरिशेबल जो खराब हो जाता खाना, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर किया जा सकता था बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एनिमल्स को फर्स्ट पॉइंट जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ही स्लॉटर कर दिया जाता था, काट दी के, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप में एज अ फ्रोजन मीट। तो ये बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो चुका। इसके कारण बट ऑब्वियस है कॉस्ट काफ़ी कम हो गई और मीट की प्राइस काफ़ी कम हो गई। तो अब पुअर लोग भी इसको ईजिली कंज्यूम कर पाते थे, और जो उनकी बोरिंग खाना था ब्रेड और पोटैटोज को छोड़ के अब उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी डाइट में बटर और एग्स को शामिल कर दिया। तो इस तरह आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी जो एनिमल्स का था मीट वगैरह काफ़ी सस्ता हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि बेटर लिविंग कंडीशन होनी शुरू हो गई। तो दैट इज़ ऑल यू कैन सी मीट बीइंग लोडेड ऑन द शिप अलेक्जेंड्रा। अब लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म की बात है, ट्रेड फ्लरिश हुआ, मार्केट काफ़ी एक्सपैंड हो गई, और इसके पीरियड के कारण एक्सपैंडिंग ट्रेड और इंक्रीज प्रोस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो गई। एंड काफ़ी इसके डार्कर साइड भी थे, आप एक तरह से कह सकते हो काफ़ी लोगों की वर्किंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ उनका एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ ऑफ इम्पीरियलिज्म, जिसमें कि इम्पीरियलिज्म मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, द मार्केट, द पोलिटिकल सिस्टम, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम सबको कंट्रोल करती है, उसको आप कहते हो इम्पीरियलिज्म। तो काफ़ी पार्ट्स वर्ल्ड में ट्रेड आपका बढ़ रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमी काफ़ी रिलेशनशिप बन रही है, तो इसका कारण आपकी काफ़ी फ्रीडम और लाइवलीहुड बढ़ती चली जा रही है। और लेट 19th सेंचुरी में यूरोप ने काफ़ी कंकेस्ट करना, वॉर करनी शुरू कर दी, और जो कि काफ़ी पेनफुल थी, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल चेंजेस, जिसके में मैंने बताया कि काफ़ी कंट्री को, खासकर ये वेस्टर्न डेवलप कंट्री ने, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने दूसरी कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। दैट वाज द डार्कर साइड। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है अफ्रीका की, तो कहते हैं अफ्रीका में आपको ऐसे लगता होगा कि सारा कुछ ड्रॉ किया है विद द स्केल, हेल्प ऑफ स्केल। आपको काफ़ी हद तक ऐसे नहीं मिलेंगे कोई और भी मैप्स जैसे कि आपको साउथ अफ्रीका का मैप मिलता है। तो इसको कई बार हम रूलर कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, जिसको कि रूलर के थ्रू इन्होंने ये ऐसे डिवाइड किया। तो रीज़न क्या था इस चीज़ में? तो कहते हैं काफ़ी यूरोपियन पावर जो अफ्रीका में थी, उन्होंने अफ्रीका को ड्रू अप किया, जैसे बॉर्डर्स मार्क डिमार्क करते हैं ना कि ये एरिया मेरा, ये तुम्हारा हो गया, इस तरह उन्होंने सारे ही अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। तो कहते हैं यूरोपियन पावर जो थी, मेन यूरोपियन पावर, वो बर्लिन, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी मिली, और अफ्रीका को आपस में उन्होंने बांट लिया। इसमें ब्रिटेन जो फ्रांस थे, वो तो काफ़ी हद तक ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ में उनकी कॉलोनीज थी, लेट 90s से काफ़ी कुछ था। अब यहाँ पे बेल्जियम, जर्मनी भी जो थी वो बिग पावर्स बन गई, और इसी में यूएस भी आ गया, जो कि कॉलोनियल पावर बन चुका था 1890s में। और बाय टेकिंग सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन, जो स्पेन के हाथ में कॉलोनीज थी उस पर अब यूएस ने कंट्रोल कर लिया था। तो अब आपको देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म क्या थे। लेट्स सी दैट। ये आपका मैप है, इन्होंने बताई है, सन हेनरी मॉर्टन स्टैनले की स्टोरी बताई है कि जैसे स्टैनली जो था एक जर्नलिस्ट था, और उसको एक्सप्लोरन करने के लिए न्यूयॉर्क हेराल्ड में भेजा गया कि लिविंगस्टन, तो एक मिशनरी एक्सप्लोरर था, उसको ढूंढ के लेके आओ। तो काफ़ी देर वो अफ्रीका में गया, वहाँ पे रहा, और लाइक अदर यूरोपियन अमेरिकन एक्सप्लोरर की तरह उसने, स्टैनले ने आर्म्स इकट्ठा किया, लोकल हंटरों को इकट्ठा किया, लेबरर्स ने उनकी हेल्प करी, और लोकल ट्राइब के साथ उन्होंने मुकाबला करके उसको वो वापस लेके गए थे लिविंगस्टोन को। तो इस तरह उनको काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका के बारे में पता था, कौन सा एरिया कहाँ पे है। दैट इज़ सर हेनरी मॉर्टन स्टैनले थे। तो अब आपका आ गया जी, बीमारी बढ़ गई जी रिंडर पेस्ट की, दैट इज़ कैटल प्लेग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है कि अफ्रीका में 1890s में एक बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ शुरू होगी, दैट इज़ अ कैटल प्लेग, जिसको कि आप रिंडर पेस्ट कहते हो। इसका लोगों की लाइवलीहुड पे बड़ा असर पड़ा। अब हैरान हो गए कि अगर कैटल मर रहे हैं तो उसका लोगों की लाइवलीहुड पे, रोजी रोटी पे क्या असर पड़ सकता है, जिसके कारण उनकी लोकल इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई। तो इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है
कि एक एरा था जिसमें कि डिसीज़ शुरू हो गई, कैटल को रीशेप किया गया, लाइफ और लोगों की किस्मत बदल गई इस चीज़ में। कहता शुरू में स्टोरी बता रहे हैं कि जो अफ्रीका था ना, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। यू कैन सी दैट कितना बड़ा कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में, इसमें लैंड बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन लोग बहुत कम रह रहे थे। और काफ़ी सदियों तक वहाँ पे लैंड और पशु अफ्रीका की लाइवलीहुड का काम कर रहे थे। और कभी कम ही होता था कि लोग अपनी वेजिस के लिए काम करें, वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको किसी के दूसरे में घर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो लेट 19th सेंचुरी में जो अफ्रीका था उसकी काफ़ी कंज्यूमर गुड थी, काफ़ी कमी थी, और कभी उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मतलब आप तरह से एक तरह से कह सकते हो कि अफ्रीका के पास काफ़ी लैंड और लाइफ स्टेक होना इसकी एग्जाम्पल थी, इसलिए उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कभी वेज के लिए दूसरों के पास काम करे। दिस इज़ द हिस्ट्री दे आर टेलिंग यू कि कैसे लाइफ थी अफ्रीका में। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप को बड़ा अच्छा लगा कि अफ्रीका में बड़े सारे रिसोर्सेज है, बड़े लैंड मिनरल्स है, तो क्यों ना यहाँ पे आके इसको अपनी कॉलोनी बनाया जाए। तो यूरोपियन अफ्रीका में आ गए और उन्होंने प्लांटेशन इस्टेब्लिश कर ली, माइंस करना शुरू कर दिया, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूरोप में। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे लेबर बहुत शॉर्टेज थी। मतलब लेबरर्स का मतलब वही चीज़ आपको बताई है कि लेबरर्स चाहते नहीं थे किसी के लिए काम करना, उनको था जो हमारे पास रिसोर्सेज है दे आर सफिशिएंट, हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अब माइनिंग किससे करवाएं, प्लांटेशन किससे करवाएं। तो एम्प्लॉयर्स मतलब कि यूरोपियन ने अब नए नए मेथड अडॉप्ट किए कि इनसे लेबर कैसे करवाएं। उन्होंने काफ़ी सारे हैवी टैक्सेस लगा दिए लोकल्स पे कि अब इनके पास टैक्सेस लगेंगे तो अपने आप उनके पास पैसा कम होगा, हमारे लिए काम करेंगे। तो इनहेरिटेंस लॉ उन्होंने चेंज कर दिया जिसके अकॉर्डिंग कि सिर्फ आपको एक ही बंदे के पास आपकी ज़मीन जायदाद आएगी, दूसरे फैमिली मेम्बर को वो नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो अपने आप लेबरिंग करेंगे। और माइन वर्कर को भी काफ़ी ज़्यादा कन्फाइड उन्होंने सीमित कर दिया कि अपने एरियाज़ को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन तब भी अफ्रीकन ने नहीं शुरू की लेबर करनी यूरोपियन के लिए। लेकिन अब आप देखोगे तब उसके बाद एक बीमारी आई रिंडरपेस्ट, जो कि अफ्रीका में 1880s के करीब आई। तो इसमें इन्फेक्टेड कैटल ब्रिटिश एशिया से इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, जो कि इटालियन सोल्जर से एरिट्रिया ईस्ट अफ्रीका में आए। एरिट्रिया आप देख लो ज़रा यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हेयर, ये वाला पार्ट। ओके, तो इटालियन इस पार्ट को जीतने के लिए आए और यहाँ पे इन्फेक्टेड एनिमल्स जो कि आया, जिसके कारण रिंडरपेस्ट डिसीज़ काफ़ी फैल गई। तो यहाँ पे अफ्रीका में आते ही ईस्ट में रिंडरपेस्ट जंगल की आग की तरह अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गया। और इसके बाद केप जो कि सदर्न टिप है, टिप ऑफ दैट सदर्न लाइक दिस टिप केप, यहाँ तक पहुंच गया बड़ी जल्दी। आग जैसे जंगल में आग लगती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देन साउथ। और इसके कारण क्या हुआ, 90% जो कैटल्स थे वो मारे गए। अब क्योंकि अफ्रीकन पूरी तरह से अपनी लाइवलीहुड के लिए कैटल पे जिंदा थे, अब कैटल्स तो है नहीं। अब इसलिए प्लांटर्स माइन ओनर्स यूरोपियन को बहुत अच्छा मौका मिल गया कि वो इन जितने भी कैटल्स हैं उनको उन्होंने मोनोपोली करी अपनी, और इन सारे अफ्रीकन को अपना लेबरर्स बना लिया। उनको फोर्स किया कि आपको लेबर करनी पड़ेगी। अफ्रीकन भी मजबूर थे क्योंकि उनका लाइवलीहुड का सोर्स जो था कैटल्स वगैरह वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए उनको अल्टीमेटली लेबर वर्क में करना पड़ा। तो एक चीज़ आप ये बताती है आपको कैसे आपकी अगर रोज़ी रोटी है वो मे बी एक बीमारी के कारण, दैट इज़ द कैटल डिजीज़ के कारण बदल सकती है। अब है इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर लेबरर्स वही होते हैं बॉन्डेड लेबरर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए दूसरी कंट्री में भी जाके काम कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल इंडेंचर लेबर माइग्रेशन की इंडिया से थी, टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी में थे, तो इट वाज अ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थी। अब इस इंडेंचर लेबर को आपने मानना है फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ पीपल। ओके, दैट इज द वन ऑफ द करेक्टर फ्लो ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें काफ़ी हाई इनकम, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, चेंजेस बाकी कंट्री में काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन
जो इंडियन थे, चाइनीज़ लेबरर्स थे, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम थी। उनको माइंस में काम करना पड़ता था, रोड रेलवेज़ में कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ता था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको हायर किया कि आपको प्रॉमिस किया कि हम आपको इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर के लिए रहेगा और वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ के लिए प्लांटेशन का काम करोगी। तो काफ़ी सारे इंडेंचर लेबरर्स ने मान गए कि वी विल obliged by that one and will go to the other countries. तो इंडियन डेंचर वर्कर्स प्रेजेंट डे यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया और काफ़ी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से आए और वहाँ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहाँ पे चलेगी। तो काफ़ी सारी सेंचुरीज में रीजन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो चुकी थी, लैंड एंड रोज हो चुके थे, लैंड क्लियर फॉर माइंस प्लांटेशन थे, जिसके कारण इनको इंडेंचर लेबर्स को दूसरी जगह पे काम करना पड़ा। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटबैक हुई थी, तो इसलिए वो दूसरे माइग्रेट अपनी जॉब के लिए एज ए इंडेंचर लेबरर बन गए। तो उनका मेन डेस्टिनेशन जो था माइग्रेंट्स का था कैरिबियन आइलैंड, जिसमें कि ट्रिनिडैड, गुआना, सुरिनैम, मॉरिशस, फिजी। तो यहाँ मलाया, सिलोन मलाया में तमिल माइग्रेंट वहाँ पे गए। मतलब इन डेस्टिनेशन पे इंडेंचर लेबर को लेके जाया जाना लगा। तो रिक्रूटमेंट जो थी एजेंट करते थे, स्मॉल कमीशन उनको मिलती थी और काफ़ी सारे माइग्रेंट्स ने ये होप थी कि हमें बड़ा अच्छा काम वहाँ पे मिलेगा और उन्हें अपने विलेज छोड़ा। और एजेंट ने काफ़ी उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि और फॉल्स प्रोमिस किए कि आपका, उनको ये नहीं बताया कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपको जाना कहाँ है और जाना कैसे है और वहाँ पे काम क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी। और कई बार तो माइग्रेंट्स को ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया गया फॉर इंडेंचर लेबर। और 19वीं सेंचुरी में इंडेंचर लेबर जो कि उसको एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया है, क्योंकि उनको पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी लिविंग कंडीशन बहुत बदतर थी और उनके पास कोई भी लीगल राइट नहीं दिया गया। तो वर्कर्स को अपने ही नए तरीके मिलने शुरू, कुछ वर्कर्स को वहाँ पे जाके, और काफ़ी वर्कर्स तो अपने डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ से भाग गए टू द वाइल्ड्स, और कुछ जो थे उनको काफ़ी पनिशमेंट मिली। और कुछ ने अपने न्यू फॉर्म्स इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन करना शुरू कर दिया और वहाँ पे जाके अलग अलग कल्चर फॉर्म मिक्सअप हुए। मतलब द पीपल दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ पे जाके उनका कल्चर एक तरह से मिक्स हो गया। और ट्रिनिडैड में एनुअल मुहर्रम होता था प्रोसेशन, जिसमें के काफ़ी राइटर्स कार्निवल कॉल्ड होसे फॉर इमाम हुसैन के लिए होता था, जिसमें कि सब तरह के रेसिस के लोग, रिलीजियस लोग वहाँ पे ज्वाइन करते। जैसे मैंने आपको बोला है कि सारे देवर कलेक्टिंग टुगेदर ट्रिनिडैड में इकट्ठे होते थे और मुहर्रम के लिए उनको ये नहीं था कि ये हमारा रिलीजन नहीं है, तो सारे तरह के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे और हर तरह के वहाँ पे इस फेस्टिवल को ज्वाइन करते थे। तो द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रेस्टोफेनिज्म मेड ऑफ फेमस जमाइकन रैगर बॉब मार्ले इज जॉइंड बाय रिफ्लेक्ट और सोशल कल्चर लिंक विद इंडियन माइग्रेंट और कैरिबियन के साथ था, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर आपका आया चटनी म्यूजिक। चटनी आपको पता है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स को मिला के चटनी बनती है, सेम वे या चटनी म्यूजिक का मतलब होगा, जो कि ट्रिनिडैड और गुआना में काफ़ी फेमस थी। इट वॉज अ क्रिएशन ऑफ कंटेम्परेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियड। मतलब इंडेंचर लेबर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने अपने कल्चर के वहाँ पे मिक्सचर किया और उनका एक म्यूज़िक जो तैयार हुआ, दैट वाज एज द चटनी म्यूज़िक शुरू हुआ। तो ये कल्चर फ्यूज़न में, फ्यूज़न मतलब मिक्सचर में, काफ़ी सारे ग्लोबल वर्ल्ड की आप झांकियाँ मिलेंगी जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स हो गई और उनका पता नहीं था हमारे ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब कुछ मिक्स होके अपने आप को बुला के उसमें उन्होंने बना दिया। तो यहाँ पे इंडेंचर लेबर्स की फ़ोटोग्राफ वगैरह होती थी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और मोस्ट ऑफ द जो इंडेंचर लेबर थे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पे रहते थे और कुछ वापस इंडिया में आ जाते थे और थोड़ी देर रहने के बाद कहीं और निकल जाते थे। इन्होंने एग्जांपल दी है, नोबेल पीस प्राइज़ विनर थे जैसे कि वी.एस. नोबेल। ये कौन थे? उन्होंने बोला कि जैसे इसका नाम साउंड होता है तो ये एक्चुअली में इंडेंचर लेबर थे। वैसे ही वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में अगर आपने सुना हो शिवरायन चंद्रपॉल एंड राम नरेश सरवान, तो ये आपको इंडियन नेम जैसे लगते हैं, एक्चुअली दीज वर ऑल्सो द इंडेंचर लेबर माइग्रेंट्स थे। ओके, तो 1900 से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ने काफ़ी इसको अपोज किया, तो इसको इंडेंचर लेबर को 1920 में अबॉलिश कर दिया गया। आपको 1921 याद रखना है, इसी टाइम आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो उसी नॉन कोऑपरेशन में इसको बंद कर दिया गया।
तो डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंचर वर्कर जो थे, जिसको आम अक्सर कुली बोला जाता था, तो काफ़ी मिनॉरिटीज़ में कैरिबियन आइलैंड रहे। और सम ऑफ नॉवल्स, उन्होंने नॉवेल्स में इनके बारे में भी लिखा है, कैसे उनकी एलिनेशन और लॉस ऑफ दैट वाज हैपन। ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ द इंडेंचर लेबर का। अब आपका आ रहा है जी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, मतलब फॉरेन कंट्री में जो सबसे पहले काम शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स थे इंडियन, वो कैसे थे, लेट्स सी दैट। तो इंडियन बैंकर्स, अगर आपको पता हो, शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नटुकोटी चेटास, ये थे आपके अर्लियर एंटरप्रेन्योर्स, तो जो कि बैंकर्स थे, ट्रेडर्स थे, और ये काफ़ी फाइनेंस करते थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में भेजने के लिए। ये तो या तो फंड्स अपनी तरफ से देते थे या यूरोपियन बैंक से इसको बोरो करके उनको फाइनेंस करते थे। तो इनका सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। टू ट्रांसफ़र मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस से भेजते थे और डेवलप इंडिजिनियस फॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को फीड करते थे। तो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स दैट ऑल्सो फॉलो यूरोपियन कॉलोनीज इन टू अफ्रीका में उनको फॉलो किया। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, वो भी एक तरह से आपके एंटरप्रेन्योर्स थे यूरोपियन कॉलोनीज के लिए। और 1860 में दे स्टैब्लिश फ्लरिशिंग इम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड और सेलिंग लोकल इम्पोर्ट्स क्यूरिस्ट टू टूरिस्ट हुज नंबर्स वर बिगिनिंग टू स्वेल। काफ़ी हद तक उनका इंक्रीज होना शुरू हो गया ये लोकल ट्रेड, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द कंफर्टेबल पैसेंजर्स वेसल्स। अब आपका आ गया जी इंडियन ट्रेड, क्लोनलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया, एवरीबडी नोज कि जितना अच्छा इंडिया कॉटन प्रोड्यूस करता था, सारे वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा कॉटन कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। तो इंडिया की जो कॉटन थी दैट वेंट टू यूरोप, टू इंग्लैंड और काफ़ी बाकी कंट्री में। और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर ने अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड कर ली और अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाए और कि इंडिया से आने वाली जो गुड्स हैं, कॉटन की गुड्स हैं, उसको वो ब्लॉक करें। तो इसलिए जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी इंडिया के एक्सपोर्ट पर, जिसके कारण उनका सामान इंग्लैंड में कम बिकना शुरू हो गया। टैरिफ ड्यूटी लगानी शुरू कर दी, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए ब्रिटेन ने, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी, जिसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट था इंग्लैंड में वो कम हो गया। तो 19th सेंचुरी से ब्रिटिश मैन्युफैक्चर को काफ़ी ओवरसीज़ भी उन्होंने अपने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम ब्रिटेन मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू करते। इंडिया को काफ़ी अब स्टिफ कंपटीशन बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि अब बाहर से सामान इंडिया में आना शुरू हो गया, दैट इज़ अ मैन्युफैक्चर गुड, और इंडियन कॉटन जानी शुरू हो गई विद द इंग्लैंड। तो अगर हम इसमें फिगर्स देखें तो हम देखेंगे कि फ्रॉम 30% जो 1800 में उनका मटेरियल जा रहा था इंडिया का, वो सिर्फ 15% रह गया बाहर जाने वाला, और फिर 1870 में सिर्फ 3% रह गया था दैट फॉर एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड। तो इतना ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस है लंदन में, दैट वाज द नर्व सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन का। तो देन इंडिया का एक्सपोर्ट इससे कम क्यों हुआ, मतलब पहले 30, देन 15, देन 3% रह गया इंग्लैंड में, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक ड्रामेटिक स्टोरी है। इसमें एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रैपिडली है, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल इंक्रीज इक्वली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का बढ़ गया टू द इंग्लैंड टू फीड द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड, और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रही है इंडिया में वो बहुत बढ़ गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा डबल एक्सप्लोटेशन हो रहा था इंडिया का। कैसे? एक तो हम रॉ कॉटन भेज रहे हैं दैट इज़ टू इंग्लैंड, हमारे अपने लिए बच रहा है इंडिया में, और दूसरे साइड पे इंग्लैंड का जो मैन्युफैक्चर गुड्स है जो कि महंगा है, तो दैट वाज कमिंग टू इंडिया टू सेल आउट इन द मार्केट। तो ऐसे हमारा डबल एक्सप्लोटेशन हो रहा था विद द इंडियन। तो यू कैन सी ए डिस्टेंट व्यू ऑफ सूरत का उन्होंने दिया है कि पहले काफ़ी फ्लरिश था, धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो एज यू सी दैट ओपियम शिपमेंट, ओपियम होती है आपकी अफीम। अब क्या हो रहा है, इंग्लैंड चाइना को ओपियम भेज रहा है थ्रू इंडिया, इंडिया में ग्रो करके उसके पैसे खुद कमा रहा है, और ब्रिटेन क्या कर रहा है कि जो चाय चाइना में बन रही है उसको इंडिया में करके अपने ये आप एक्सपोर्ट कर रहा है टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो एक तरह से ब्रिटिश क्या कर रहा है, ओपियम भेज रहा है टू चाइना, ओके, ब्रिटेन।
और ये ब्रिटेन ही क्या कर रहा है, चाइना से टी जो है आ रही है और ब्रिटेन उसको अपनी कंट्री में भेज रहा है, दैट इज़ लिविंग इन इंडिया, इंडिया में रहते हुए, दैट ऑल हैपन। तो इस तरह डबल उसको फ़ायदा हो रहा है इंग्लैंड को यहाँ रहते हुए। तो 19th सेंचुरी से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थी, इंडिया में फ्लड की तरह आगे बहुत ज़्यादा मशीन मेड गुड्स यहाँ पे आनी शुरू हो गई। ओके, सो फूड ग्रेन रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज हो गया। और जो ब्रिटिश की एक्सपोर्ट था इंडिया में, दैट वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि रॉ मटेरियल है, दैट इज़ कॉटन जिसको आप कह सकते हो, रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहा है, तो इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स हैं वो इंडिया में आ रही हैं। तो दैट इज़ हाउ अब इंग्लैंड डबल फ़ायदा कमा रहा है, रॉ मटेरियल सस्ता है और मशीन मेड गुड्स महंगी है, तो जो कि इंग्लैंड को इसका फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्रिटेन में जो है वो ट्रेड सरप्लस हो रहा है विद इन इंडिया। ये क्या है, कहते हैं ब्रिटेन ने जो सरप्लस बैलेंस था इसका ट्रेड को, इज डेफिसिट विद अदर कंट्रीज, दैट इज विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू। मतलब अब इंग्लैंड है जो इंडिया से पैसा कमा रहा है ज़्यादा बिकॉज ऑफ ट्रेड सरप्लस, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट कर रहा है मशीन मेड गुड्स टू इंडिया और इतना पैसा कमा रहा है, उस बचे हुए पैसे से वो दूसरी कंट्री से जो इंपोर्ट कर रहा है तो उस तरह अपने अपने ट्रेड को बैलेंस कर रहा है। जो पैसा इसका बच गया यहाँ पे इंग्लैंड का इंडिया से साथ ट्रेड करने में, वो दूसरी कंट्री से वो चीज़ें जो इंपोर्ट इंग्लैंड में हो रही हैं उसको वो खर्चने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरह आप कह सकते हो कि ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हो रहा है द ट्रेड विद इंडिया, एंड दैट इज़ द सरप्लस मनी। तो दिस इज़ हाउ मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स। आपने याद रखना है मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम क्या है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री का घाटा तीसरे कंट्री के सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। मतलब इसका घाटा दूसरी कंट्री जो कंट्री मंगवा रही है, ये सपोज इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये दूसरी कंट्री में भी अमेरिका से सामान मंगवा रही है, उसको घाटा हो रहा है। लेकिन तीसरी कंट्री जो कि इंडिया है, तो इंडिया के साथ ट्रेड करके इसको फ़ायदा हो रहा है। मतलब ये अपना घाटा इंडिया के ट्रेड के साथ पूरा करके पैसा कमा रही है। तो इंग्लैंड तो ऑलवेज इन द बेनिफिट। तो बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इज डेफिसिट, इंडिया प्लेड अ क्रूशल रोल। तो इंग्लैंड का घाटा पूरा करने के लिए इंडिया ने पूरा अपना रोल प्ले किया है टू एक्सपोर्टिंग द रॉ कॉटन एंड इम्पोर्टिंग द मशीन मेड गुड्स। तो ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इंडिया में हो रहा है विद सो कॉल्ड होम चार्जेस के कारण। अब इसमें क्या है कि जो भी उनकी प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट ऑफिशियल्स थे, उनकी सबकी सैलरी, जो भी ट्रेड हो रहा है वो सारा घाटा इंग्लैंड के ट्रेड के साथ उनका पूरा किया जा रहा है, उनको पेंशन वगैरह देनी है। तो इंग्लैंड इज ऑलवेज ऑन द अपर पोजिशन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। तो द नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ऑफ द योर टॉपिक, इंटर वॉर इकोनॉमी। Okay, thank you.